everyone, I'm Dr. Kiran Mave and I teach you guys chemistry. So हम लोग पढ़ रहे थे some basic concepts of chemistry. So this is the second lecture of some basic concepts of chemistry. तो हमने previous lecture में क्या पढ़ा कि matter के बारे में पढ़ा कि matter को आप states of matter यानी कि physical classification के according 5 states पढ़ी थी, solid, liquid, gases, plasma and Bose-Einstein condensate. और सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही सब्सटेंस हो, मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हो और कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होगा मिक्स होने का. अब आपने प्योर सब्सटेंसेस में पढ़े थे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, है ना. एलिमेंट्स जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंसेस की. कंपाउंड्स में क्या होता है, एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन कर जाते हैं इन ए फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम फर्दर पढ़ते हैं इस केमिस्ट्री में लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब ये एलिमेंट्स है या कंपाउंड हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. ध्यान से देखना है आपको. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. इसमें भी हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोइजियर, बाय Antoine Lavoisier in 1789. ठीक है, कब दिया था, 1789 में. तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट और यू कैन से द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to the total mass of products. अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा. देखिए, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, सपोज A एंड B, A and B combine to form a new compound C. A और B ने आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना दिया C. तो बेटा ये जो एरो है, ये शो कर रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है. और जो लेफ्ट साइड है एरो के, आप इन्हें बोलते हो रिएक्टेंट्स. क्या है ये, रिएक्टेंट्स है. और एरो के जो एरो हेड साइड है, राइट साइड, ये होते हैं प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट अगर सिंगल है तो A एंड B क्या है, रिएक्टेंट है, और C क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है. अब आपने कहा कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो मास है लेफ्ट साइड वालों का यानी कि रिएक्टेंट है, उसका मास प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होगा. यानी कि मास का कोई लॉस नहीं होगा, जितना पहले मास था उतना ही बाद में मास है. ठीक है. तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एग्जांपल देते हैं. सपोज कोई फिजिकल चेंज हुआ, सिंपल, कोई केमिकल रिएक्शन में नहीं हुई, जस्ट फिजिकल चेंज. आपने क्या लिया, एक बीकर के अंदर आइस ले लिया है. ठीक है, आइस क्यूब्स हैं इस बीकर के अंदर. अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, कंटेनर को लिड लगा के क्लोज कर देना है और इसे स्लाइटली हीट कीजिए. तो हीट करने से ये आइस मेल्ट हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना. तो जो आइस का मास है, मास ऑफ आइस, और जो बाद में वाटर फॉर्म हुआ है, मास ऑफ वाटर, वो इक्वल होगा. तो सिंपल एक फिजिकल चेंज हुआ है, स्टेट जस्ट चेंज हुई है. सॉलिड जो वाटर है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ है.
तो जितना मास आपने आइस का लिया था उतना ही मास आपका वाटर फॉर्म होगा, कोई मास लॉस नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, कंटेनर को क्लोज रखना। क्लोज नहीं रखोगे तो क्या होगा, कुछ वेपर्स बनके भी तोड़ जाएंगे, है ना, कुछ वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपको क्लोज कंटेनर रखना है, ठीक है। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखें। सपोज कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, मान लो AgCl और या AgNO3 की रिएक्शन कराई हमने NaCl के साथ। AgNO3 की रिएक्शन किससे कराई है, NaCl के साथ। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई विद सोडियम क्लोराइड, तो क्या फॉर्म हुआ, AgCl प्लस NaNO3, ये फॉर्म हुआ आपके पास। तो जितना मास AgNO3 और NaCl का कंबाइंड है उतना ही मास कंबाइंड किसका होगा, AgCl और NaNO3 का। समझ में आ गया। सपोज यू हैव 4 ग्राम ऑफ AgNO3 and it will react with suppose 3 ग्राम ऑफ NaCl। मान लेते हैं 4 ग्राम AgNO3 को आपने 3 ग्राम NaCl के साथ रिएक्ट कर दिया और आपके पास 5 ग्राम NaNO3 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि AgCl का कितना मास है, कितना वेट फॉर्म हुआ है। तो आप सिंपल कैसे करोगे, आपको तो पता है कि रिएक्शन में, रिएक्शन से पहले यानी कि रिएक्टेंट का जो मास है और रिएक्शन के बाद यानी कि प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, सिंपल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, मासेस ऑफ प्रोडक्ट के। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट कौन कौन से है, AgNO3 प्लस NaCl, तो AgNO3 का मास प्लस मास ऑफ NaCl वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ AgCl प्लस मास ऑफ NaNO3। AgCl का कितना है, AgNO3 का 4 प्लस NaCl का कितना है 3। दिस शुड बी इक्वल टू AgCl का भी कितना बना x प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना है 7 इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहां से हमारे पास आ गया है x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 दैट इज 2 ग्राम। तो ये कितना आ गया 2 ग्राम। अब कैलकुलेट करो, ये भी 7 ग्राम है, ये भी 7 ग्राम है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का जो मास होगा वही प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। समझ में आ गया, जितना प्रोडक्ट मास लिया है रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कोई मास का लॉस नहीं होता। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट इसमें भी क्या आ गया, कुछ एक्सेप्शन आ गए। तो पहले तो इसे नोट डाउन करो स्क्रीनशॉट लेके, या सिंपल क्या करो, पॉज कर दो वीडियो और नोट डाउन करो। इसके एक्सेप्शन आ गए हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। एक्सेप्शन क्या है आपका, न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो जो मास बनता है प्रोडक्ट का, सपोज ये रिएक्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्शन में, और जो प्रोडक्ट बनेगा इसका मास थोड़ा सा स्लाइटली लेस होगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा, उसका मास कम होगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ इनिशियल कंपाउंड, इनिशियल एलिमेंट। तो बाकी मास कहाँ गया जो बचा एक्स्ट्रा, तो वो मास आपका किसकी फॉर्म में लूज हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में लूज हो जाता है। तो आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन है इक्वल्स टू mc², मास एनर्जी रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग मास क्या है, एनर्जी की फॉर्म में भी रिलीज हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस लॉ को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। अब ये क्या बन गया, मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास एंड एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं और एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बेस्ड सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सपोज यू हैव KClO3
KClO3, जब आप इसे हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KCl+O2। तो आपको बैलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल मास देखना आपको, ठीक है। KClO3 को आपने हीट किया, किस में कन्वर्ट हो गया, KCl+O2। सपोज यू हैव 8 ग्राम ऑफ KClO3 एंड यू हैव 7.4 ग्राम ऑफ KCl, ऐसी आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे रहे हैं, तो कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा, ठीक है। आपने KClO3 8 ग्राम KClO3 को हीट किया तो 7.4 ग्राम KCl बना, तो आपको बताना है कितना ऑक्सीजन बना होगा बाय मास। तो आपको तो पता है 8 ग्राम इज इक्वल टू 7.4 प्लस x, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां से x आ जाएगा 8 माइनस 7.4 दैट इज 0.6 ग्राम। इस टाइप से इसके सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक का मास दे रखा होगा, दो का किसी नए एलिमेंट का पूछ लेगा, थर्ड का प्रोडक्ट का, ठीक है, या रिएक्टेंट का पूछ लेगा, तो बस सिंपल आपको ऐड कर देना, रिएक्टेंट का मास बराबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। This law was given by Proust. Proust ने ये लॉ दिया था, ठीक है, in 1799. लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो देखो ये लॉ आप कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखिए, देखो समझाऊंगी, फिर आपको स्टेटमेंट इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए आपके पास H2O है, वाटर, ठीक है, वाटर आपके पास एक कंपाउंड है जो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। आपके पास H2O बन गया। अब आपने क्या किया, H2O डिफरेंट सोर्सेज से ले लिया, अलग अलग सोर्सेज से H2O को ले लिया। सपोज आपने पॉन्ड वाटर लिया, रिवर वाटर लिया, सी वाटर लिया और टैप वाटर लिया, कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पानी को इकट्ठा किया, ठीक है, वाटर का सैंपल लिया। तो ये लॉ कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, चाहे सोर्स जो भी है, चाहे रिवर वाटर है, रेन वाटर है, पॉन्ड वाटर है या सी वाटर है, जो आपका कंपाउंड है, जो वाटर है, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बनेगा, कोई और एलिमेंट से मिलके नहीं बनेगा, और वो भी एक फिक्स रेशो में बनेगा बाय मास। यानी कि आपको मैंने पहले बताया था फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है आपको लर्न करने हैं। तो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट, ठीक है, 16 होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हाइड्रोजन है कितने, यहाँ 2 एटम्स हैं, तो एक का 1 है तो 2 एटम्स का कितना होगा 2, तो हाइड्रोजन का क्या है बाय मास 2, ऑक्सीजन बाय मास कितना है 16, सिंगल ऑक्सीजन एटम है तो आप 16 ही लिखेंगे। अब इसका सिंपल रेशियो लिखिए। सिंपल रेशियो में क्या होता है, आपको देखो ऐसा क्या कोई टेबल है जिसमें दोनों क्वांटिटीज आ रही हो, दोनों डिजिट्स आ रही हो, तो 2 के टेबल में अगर 8 टाइम्स हम करें तो 16 आएगा ना, दोनों को 2 से डिवाइड करके देखो तो 16 आएगा ना, 2 into 8 equals to 16 होता है, तो ये होता है सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो क्या है 1:8। तो ये लॉ कहता है कि चाहे कोई भी कंपाउंड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, चाहे किसी भी सोर्स से लिया है वो सेम ही टाइप के एलिमेंट से बनेगा, और वो एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन कर रहे होंगे बाय मास। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सपोज यू हैव 2 सोर्सेज ऑफ CO2। आपने क्या किया, सिंपल कार्बन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी और क्या बना दिया CO2। और दूसरा CO2 कैसे बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रिलीज होती है। तो आपने एक बार CO2 यहां से लिया, एक बार सीधा कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के CO2 बना दिया है। तो हमारे पास 2 केसेस हैं CO2 के। अब हम देखेंगे
कि CO2 के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट मास होता है कार्बन का। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 एटम्स का कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो 12:32, तो सिंपल रेशियो क्या होगा, 3:8। 4 के टेबल में देखिए, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया, 3:8। तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड का चाहे कोई भी सोर्स हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के मास रेशियो में कंबाइन करेंगे हमेशा। ठीक है, irrespective of the source of carbon dioxide. So this is the law of constant composition. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर, कि a chemical compound is always found to be made up of the same element which combine together in a fixed ratio by mass. लिख लेते हैं, a compound is always found to be made up of same elements in a definite या fixed ratio by mass, irrespective of the source of compound, irrespective of the source of compound. आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। तो प्राउस ने क्या कहा था, कोई भी कंपाउंड चाहे वाटर है चाहे CO2 है, वो हमेशा सेम ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है। वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होगा हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बनी होगी हमेशा, ऑलवेज। और वो कंबाइन कैसे करेंगे, एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे। इन CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन इन अ 3:8 रेशियो बाय मास. In water, in H2O, hydrogen and oxygen combine in a 1:8 ratio by mass. So this is the law of constant composition. तो बेटा लॉ तो सिंपल है, लेकिन हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं। तो अगर मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराऊं, उससे पहले बेटर है कि आपको कुछ मेथड सिखा देते हैं कैलकुलेशन करने की। यानी कि जनरली हम कैलकुलेशन करते हैं यूनिटरी मेथड्स के ऊपर। तो ये यूनिटरी मेथड है क्या, देखिए ये नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, अगर एक बार समझ में आ गया। बेटा जनरल लाइफ में जो आप कैलकुलेशन करते हो, डेली की लाइफ में जो कैलकुलेशन करते हो, किस पे बेस करते हो, यूनिटरी मेथड पे बेस करते हो, है ना। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा जनरल लाइफ से एग्जांपल समझाऊंगी, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो किसी ग्रोसरी स्टोर पे आप गए हो, मार्केट गए हो, तो मार्केट जाने पे आपको सपोज कोई फ्रूट खरीदना है, ठीक है, तो आपने पूछा कि ये फ्रूट का प्राइस क्या है। तो सेलर ने क्या बताया, फ्रूट सेलर जो था, कि 1 किलोग्राम जो है फ्रूट, उसके प्राइस है आपका सपोज 80 रुपीज, कि 1 किलोग्राम कितने का है, 80। तो आपको लेकिन कितना लेना है, सपोज 3 kg लेना है, तो 3 kg का कितना प्राइस होगा, तो 1 kg का 80, तो 3 kg का कितना हो गया, 80 इंटू 3, यानी कि 240 रुपीज, है ना। सपोज आपको 5 kg लेना है, तो 5 kg का कितना प्राइस हुआ, एक का प्राइस 80 और कितनी बार लेना है, 5, यानी कि 400 रुपीज, है ना। सपोज आपको 10 kg लेना होगा, तो 10 kg कैसे लेंगे, 80 इंटू 10, यानी कि 800 रुपीज। तो ये आपकी हो गई सिंपल कैलकुलेशन। अब मान लो आपसे कहा जाए कि 5 kg, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, 5 kg का प्राइस है मान लो 100 रुपीज, और आपको 3.5 kg परचेज करनी है, तो कैसे करोगे। तो सिंपल देखो क्या करोगे, 5 kg का कितना प्राइस है, 100 रुपीज, तो 1 kg का कितना प्राइस होगा, 100/5 कर दो तो 1 kg का प्राइस निकल आएगा।
100/5 यानी कि 20 रुपीज। तो अब चाहे कितने का भी निकाल लो, तो 3.5 kg का क्या होगा, सिंपल 20 इंटू 3.5। समझ में आ गया? ठीक है, अराउंड कितना हो जाएगा ये, 70 रुपीज। ठीक है, 5 kg कितने की आई, 100 की। तो वन, पहले वन का निकालते हैं, इसलिए बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि यूनिट का निकालते हैं, सिंगल का निकालते हैं। तो एक कितने का आया, 100/5। तो 3.5 कितना है, 100/5 इंटू 3.5, है ना। सिंपल इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। पहले आपको सिंगल की निकालनी होगी, जैसे कि सिंपल कह सकते हैं, सपोज 1 kg कोई आपके पास सब्सटेंस है, वो आपके पास आया है 1000 का। ठीक है, तो आपको 100 ग्राम कितने का मिलेगा। तो आप देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का प्राइस कितना है, 1000 रुपीज। तो 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 1000/1000 यानी कि 1 रुपीज। अब जितना भी लेना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 ग्राम का कितना प्राइस होगा, 1 इंटू 100, 1 रुपीज आया ना 1 का, यानी कि 100 रुपीज। अब चाहे आपको 475 ग्राम लेना है, उसका भी कितना प्राइस होगा, 1 इंटू 475, दैट इज 475 रुपीज। ये होता है बेटा यूनिटरी मेथड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं लास्ट। सपोज आपने पेंसिल बॉक्स लिए हैं, ठीक है, आपने 1 डजन पेंसिल बॉक्स लिए हैं, 1 डजन पेंसिल बॉक्स, और वो आपको मिले हैं 120 रुपीज के। ठीक है, आपने 1 डजन पेंसिल बॉक्स लिए, कितने के, 120 रुपीज के। तो बेटा डजन जो क्वांटिटी है, डजन जो यूनिट है, जनरली ये 12 नंबर के लिए यूज होती है। कितनी क्वांटिटीज होंगी उसमें, जनरली 12 होगी। तो 12 पेंसिल बॉक्स का जो प्राइस है इनडायरेक्टली, वो आपके पास कितना आया है, 120 रुपीज। सपोज आपको 4 पेंसिल बॉक्स लेने हैं, 4 पेंसिल बॉक्स, तो 12 का प्राइस कितना, 120। तो एक पेंसिल बॉक्स का कितना प्राइस होगा, 120/12 यानी कि 10 रुपीज। आपको लेने कितने हैं, 4 पेंसिल बॉक्स, तो 4 पेंसिल बॉक्सेस का कितना प्राइस हो जाएगा, 10 इंटू 4 यानी कि 40। तो हर बार हमने कितने का लिया, पहले 1 का निकाला है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि सपोज 1000 रुपए में, 1000 रुपीज में 1 kg चीज आई है, तो 400 में कितनी आएगी, बैक कैलकुलेट करो, उससे सब निकल आएगी। समझ में आ गया, 400 ग्राम, जो भी आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। ये था आपका यूनिटरी मेथड, जो आप सिंपल अपनी लाइफ में यूज करते हो, डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, उसको कैलकुलेशन को आप सिंपल बोलते हैं यूनिटरी मेथड। एक और होता है परसेंटेज। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, परसेंटेज भी बहुत यूज होगा। परसेंटेज कैसे, सपोज आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, एग्जाम में आपने क्या किया, मान लो कोई सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है उसके, मान लो केमिस्ट्री ये आपका, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने क्या किया, आपको सपोज 82 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। तो आप क्या करते हो, परसेंटेज निकालने के लिए कितने मार्क्स आए, 82, टोटल मार्क्स कितने थे, 100, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कितना परसेंट आया, 82%। ठीक है, अब आपके पास एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम आपके पास है जिसमें टोटल मान लो 12 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स आपके पास, टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इन 12 स्टूडेंट्स में से 6 गर्ल्स हैं आपके पास और 6 क्या है, बॉयज हैं। तो मैं पूछूंगी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है, तो आप कैसे करेंगे, गर्ल्स का नंबर कितना है, 6 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 12, परसेंट है तो इंटू 100, तो कितना आ गया, 50%। तो इस क्लास में गर्ल्स का नंबर कितना है, 50%। तो बाकी क्या बचे, बॉयज, तो बॉयज भी कितने होंगे, 50%, 100 माइनस 50, या निकाल लो उनका नंबर लेके। और अगर मैं दूसरा कहूं कि एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से 7 गर्ल्स हैं और 3 क्या है, बॉयज हैं। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे,
बॉयज का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या है, तो बॉयज का नंबर कितना है 3, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10%, है तो क्या लगाएंगे इनटू 100, तो कितना आ गया आपके पास 30%। अब 30% बॉयज हैं तो बाकी कितने बचे 100 में से 70, यानी कि 100 माइनस 30 दैट इज 70% क्या होंगी गर्ल्स होंगी। तो ये था परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं इस परसेंटेज के बेसिस पे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है आपका, देखो आपके पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड है आपके पास AgCl, AgCl कोई कंपाउंड है। अब दो डिफरेंट मेथड से AgCl को बनाया गया, ठीक है। तो कैसे बनाया गया, फर्स्ट जो मेथड है उसमें क्या किया गया, 0.5 ग्राम Ag को 0.5 ग्राम सिल्वर वायर को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया गया, ठीक है, एंड एक्सेस HCl डाल के कंपाउंड को फॉर्म कर दिया गया, ठीक है। यानी कि आपको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल क्या किया गया, AgCl सिंथेसाइज किया गया है। पहले मेथड में Ag वायर लिया, सिल्वर वायर, उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड किया, HCl ऐड किया, फाइनली आपके पास AgCl बन गया। वो AgCl जो बना, अब कितना बना है 0.66 ग्राम AgCl आपके पास सिंथेसाइज हो गया है, ठीक है। जो दूसरा मेथड था उस मेथड में क्या किया गया, 1 ग्राम Ag मेटल यूज किया गया, 1 ग्राम Ag मेटल यूज किया गया, उसमें डायरेक्टली क्लोरीन गैस पास की गई और आपके पास जो AgCl आया है उसका वेट आया है 1.32 ग्राम, AgCl सिंथेसाइज हो गया। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड होगा और वो दो अलग अलग जगह से आया होगा, सोर्सेज क्या होंगे, दो डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो कंपाउंड क्या है हमारे पास AgCl। अब हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं कि फर्स्ट सोर्स में तो ये हमने सिंथेसाइज किया, सिल्वर मेटल में एसिड डाल के यूज किया। सेकेंड सोर्स में हमने क्या किया, सिल्वर मेटल के अंदर क्लोरीन गैस पास की और AgCl को सिंथेसाइज कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले ध्यान से देखो, हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों केसेस में परसेंट Ag और परसेंटेज Cl निकाल लेते हैं। भाई AgCl ही तो फॉर्म होना है, इसमें भी AgCl बना, इसमें भी AgCl बना, तो दोनों AgCl के अंदर अगर ये दोनों केसेस में सेम आया, इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड जो है या हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है उसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 0.5 ग्राम Ag से क्या बना, 0.66 ग्राम AgCl बना, है ना। यानी कि 0.66 ग्राम AgCl के अंदर कितना Ag है, 0.5 ग्राम Ag है। तो Cl कितना होगा, अगर 0.66 में से 0.5 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, Ag क्लोरीन का मास आ जाएगा, तो वो कितना आएगा, अराउंड 0.16 ग्राम। 0.5 ग्राम तो आपके पास सिल्वर है और 0.16 ग्राम क्या है, Cl है। तो आप देखो परसेंटेज Ag निकालते हैं इन AgCl। Ag कितना यूज किया था, 0.5 अपॉन AgCl टोटल का मास कितना है 0.66 इंटू 100। ऐसे तो करते परसेंटेज कि आपको Ag का परसेंट निकालो तो Ag का मास लिखिए अपॉन टोटल मास कितना है कंपाउंड का इंटू 100। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास अराउंड आया 75.76% अराउंड, ठीक है। तो क्लोरीन का भी निकालिए, तो क्लोरीन का यार तो क्या करोगे आप, इसमें से पहले से माइनस करोगे 0.16, फिर से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, या सिंपल क्या कर सकते हो, AgCl के अंदर दो ही तो एलिमेंट है, एक Ag है एक Cl है। हमें Ag पता चल गया 75.76% Ag है, तो बचा कुछ क्या होगा, क्लोरीन ही होगा। तो 100 में से अगर इसे 75.76 को माइनस कर दिया जाए
तो आपके पास 24.24% क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो AgCl के अंदर Ag और Cl का हमें परसेंटेज पता चल गया, कितना है 75.76 एंड 24.24%। ये था फर्स्ट सोर्स का। सिमिलर वे में हम जो सेकंड सोर्स है जिससे हमने AgCl बनाया है उसमें भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, परसेंटेज ऑफ Ag। ध्यान से देखो 1 ग्राम Ag मेटल यूज करके 1.32 ग्राम AgCl बनाया गया है ना। तो इस AgCl में Ag कितना है 1 ग्राम, तो कितना परसेंटेज ही है 1/1.32% है तो इंटू 100, तो ये भी आपके पास कितना आया 75.76%। कैलकुलेट करके देख लेना, Ag आ गया 75.76%। अब दूसरा क्या है, एक Ag और दूसरा क्या Cl, तो रिमेनिंग क्या होगा Cl होगा। तो 100 में से जब आप 75.76 माइनस करते हैं तो 24.24% आपके पास Cl आ गया। अब दोनों ही केसेस में क्लोरीन और Ag का परसेंटेज आया है सेम। तो इसका मतलब ये जो डेटा गिवन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लेकिन इस लॉ के भी कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक क्या है, यानी कि लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक क्या है और लिमिटेशंस क्या है किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन की। तो देखिए क्या है वो, सपोज अभी हमने एग्जांपल दिया था CO2 का, कि कार्बन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, एटम है, वो कंबाइन कर जाएंगे और हमारे पास CO2 फॉर्म हो जाएगा। और किस रेशियो में कंबाइन कर रहे थे, 3:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहे थे। लेकिन हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, आइसोटोप्स बनाते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अब इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो तीनों केसेस में एटॉमिक नंबर क्या है 6, बट मास नंबर, एटॉमिक मास 12 यूनिट, 13 एंड 14। सपोज आपके पास कार्बन 13 कंबाइन होके CO2 बना रहा है, यानी कि जो CO2 फॉर्म हो रहा है उसमें कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज किया है 13। तो अब आप कार्बन जब ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो कार्बन का कितना मास पुट करेंगे, 13 पुट करेंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एक यूनिट का, और 2 का कितना हो जाएगा 32। अब सिंपल रेशियो बन गया आपके पास 13:32। कार्बन 14 अगर यूज करेंगे तो क्या पुट करोगे 14:32, और सिंपल रेशियो कर दो 7:16। और अगर कार्बन 12 था तो तब क्या आया था 3:8। ठीक है, तो CO2 ही है लेकिन 3 डिफरेंट हमारे पास मास रेशियोज आए, कब, जब हमने डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज किया। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक है इस लॉ का, सेकंड ड्रॉबैक, कई बार क्या होता है, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं आपके पास। ठीक है, उन डिफरेंट कंपाउंड्स का मास रेशियो सेम होगा, मास रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एक्चुअल में वो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है आपके पास CH3OCH3, दिस इज ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, क्या नाम है इसका, डाई मिथाइल ईथर। एक कंपाउंड होता है
C2H5OH, C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। अब देखो इस केस में कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने 6, ऑक्सीजन कितना 1। इस केस में भी देखो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने 5 1 1 6 एंड एक ऑक्सीजन। तो अगर हम मास रेशियो निकालें, एक कार्बन का कितना लेते हैं 12 यूनिट, तो दो का कितना हो जाएगा 24, हाइड्रोजन का कितना 6, ऑक्सीजन का कितना 16। इस केस में भी 24 6 16। अगर सिंपल रेशियो बनाए तो 12:3:8 है ना। इधर भी कितना आएगा 12:3:8। तो दोनों केसेस में आपके पास क्या है, मास रेशियो सेम है, यानी कि एक ही मास रेशियो है, एक ही केमिकल कह सकते हैं फॉर्मूला आ गया, लेकिन डिफरेंट क्या है आपके पास कंपाउंड्स हैं। तो ये भी क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का। तो आज के सेशन में हमने दो लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही काफी था। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, दो लॉज और पढ़ेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल